ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। तो आज ये वीडियो हम CMA फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं, जो कि रिवीजन लेक्चर रहने वाला है। कौन से सब्जेक्ट का? जो आपका पेपर नंबर 13 है, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक लॉज, राइट। अच्छा, इस सब्जेक्ट के अंदर, लॉ के अंदर, हम पार्ट बी यानी सेबी के तीनों सेक्शंस, यानी सेबी के हमारी 3 रेगुलेशंस जो है हमारे सिलेबस की, वो कवर करने वाले हैं। एंड दिस इज़ गोना बी द फास्ट ट्रैक रिविजन ऑफ द होल चैप्टर, लाइक। तो हमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगेगा, जिसके अंदर हम पूरे सेबी के लॉज इसमें लेक्चर में कवर करने वाले हैं, राइट। तो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एंड में एक माइंड मैप बनवाने वाली हूँ, विच इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट रिमेंबर, ये माइंड मैप्स जो होते हैं ये आपको तब तक हेल्पफुल नहीं रहेंगे जब तक आपने पूरा कोर्स अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए पहले हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, माइंड मैप बनेंगे। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर आपका पेपर नंबर 13, राइट, दैट इज़ व्हाट, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक लॉज। इसका अगेन दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फाइन। पार्ट बी के अंदर, पार्ट ए में हमारे पास 3 टॉपिक्स रहते हैं। एक हमारे पास कंपनी लॉ है, IBC एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। पार्ट बी के अंदर हमारे पास कई तरीके के अलग अलग लॉज दे रखे हैं, राइट। लगभग 8 चैप्टर्स हैं हमारे पास। इसमें से हम लोग आज कवर करने वाले हैं सेबी लॉज, ठीक है। सेबी लॉज पार्ट बी में से हम क्विक रिविजन लेने वाले हैं। सेबी लॉज जो हैं ये आप सभी लोगों को पता होगा। सेबी लॉज का वेटेज कितना है हमारे इसके अंदर, इट इज़ फॉर 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का वेटेज है। ये जो पूरे हैं रेगुलेशंस, ये डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट हमारे पास जो आता है वो है रेजिंग ऑफ कैपिटल, यानी इसमें हम IPO की रेगुलेशंस को स्टडी करेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे सेबी लॉज के अंदर सेकेंड पोर्शन जो है हमारा, दैट इज़ व्हाट, इनसाइडर ट्रेडिंग। सेकेंड रेगुलेशन हमारी क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग की रेगुलेशंस हैं। एंड थर्ड जो इसके अंदर हमारे पास आता है वो आता है टेक ओवर कोड। फाइन। अच्छा, चलिए मैं एक बार आपको ब्रीफ और कर देती हूँ। ये जो कैपिटल रेजिंग वाला पोर्शन है ये हमारी कौन सी रेगुलेशन से डील करता है, इनको हम बोलते हैं सेबी ICDR रेगुलेशंस, राइट। ICDR रेगुलेशंस मीन्स इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो ये ICDR रेगुलेशन के हिसाब से कैपिटल रेजिंग कैसे करेगी ये कंपनी, क्या क्या कंडीशंस उसे सेटिस्फाई करनी है, वो सब हम इसके अंदर चेक करेंगे। दूसरा, टॉकिंग अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग, इसके अंदर आपके पास आती है सेबी की प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, PIT रेगुलेशन, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। लास्टली टेक ओवर कोड की अगर मैं बात करूँ तो टेक ओवर कोड में हम क्या देखने वाले हैं, सेबी के SAST रेगुलेशंस होती हैं इसके अंदर। विच रेगुलेशंस? सेबी SAST रेगुलेशंस, यानी कि सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस, ओके। तो ये हम सेबी की 3 अलग अलग रेगुलेशंस देखने वाले हैं इसके अंदर। फास्ट ट्रैक में लूँगी इसको एंड मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो इसके अंदर हमें कवर करने हैं रिविजन के टाइम पे। Okay, let me just check if everything is okay with the recording. ओके, फाइन। चलिए मैं इसमें चार्ट्स बनवाने वाली हूँ आपको, तो प्लीज़ वो चार्ट्स जो हैं वो आप बनाते रहिएगा अपने पास, बिकॉज दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। हम इसी से पढ़ पाएंगे। लॉ इज़ अ सब्जेक्ट जो आप बुक से नहीं पढ़ सकते हो, इसके लिए आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे और फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये रिविजन वाले फ्लो चार्ट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हमारी सेबी की ICDR रेगुलेशंस। रेजिंग कैपिटल बाय वे ऑफ IPO, राइट। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन रहेगा सेबी के लॉज का। चलिए इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ आप सबको पता होगा कि IPO क्या होता है। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कभी कंपनी अगर फंड्स रेज करना चाहती है और वो पब्लिक से फंड्स रेज करना चाहती है तो वो उसके लिए क्या करती है,
पब्लिक को ऑफर देती है। ऑफर किस चीज़ का? अपने शेयर्स का ऑफर दे रही है। द वेरी फर्स्ट टाइम जब कंपनी ऐसा ऑफर लेकर के आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ बोलते हैं। और अगर यही काम कंपनी फर्दर कभी फिर से फ्यूचर में करना चाहे तो उसको एफपीओ बोला जाता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर भी बोला जाता है, राइट। बट अभी हम सिर्फ आईपीओ की बात करें, द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन द कंपनी इज ब्रिंगिंग इट्स इशू। देखिए इसके अंदर क्या होता है, कंपनी को 2 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस किसकी रहेंगी? इशूअर कंपनी के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। और दूसरा कंडीशंस में हम कुछ और भी अदर कंडीशंस रहेंगी जो हमें चेक करनी है कि एक इशूअर कंप्लाई करना चाहिए। फाइन, अब एलिजिबिलिटी कंडीशन हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर लगभग 10 पॉइंट्स आएंगे, तो उस हिसाब से प्लीज़ मेरे साथ साथ ही आप चार्ट्स बनाते रहिए अपने। सबसे पहली एलिजिबिलिटी कंडीशन जो हम इसके अंदर चेक करते हैं वो ये है, एक इशूअर, उसके साथ साथ प्रमोटर या फिर आपका प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर या सेलिंग शेयर होल्डर्स, ये क्या नहीं होने चाहिए? ये सिक्योरिटीज़ मार्केट से डीबार्ड नहीं होने चाहिए। रिमेंबर, दे शुड नॉट बी डीबार्ड, ठीक है, नॉट डीबार्ड फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। ये डीबार्ड नहीं होने चाहिए कैपिटल मार्केट से, यानी कि इनके ऊपर सेबी ने किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई होनी चाहिए कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से। फाइन, दूसरी कंडीशन जो थी इसके अंदर वो हमें ये बोलती है कि आपको लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप शेयर्स मार्केट में ऑफर कर रहे हो। शेयर्स जब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर हमें उन्हें अलॉटमेंट देना पड़ेगा। जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पे इन शेयर्स का आपको क्या करवाना है? लिस्टिंग करवाना है। तो लिस्टिंग होने के बाद ही शेयर्स का ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाता है। फाइन, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एप्लीकेशन लगाओगे, एप्लीकेशन फॉर in principle approval, application for in principle approval, in principle approval of what? of listing, listing के लिए in principle approval आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। फाइन, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आती है? थर्ड कंडीशन ये है कि आपको अपने शेयर्स का डीमटेरियलाइजेशन कराना पड़ेगा। शेयर्स किस फॉर्म में इशू होंगे? डीमैट फॉर्म में। तो डीमैट के लिए आपको पहले से ही डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करना है। तो अग्रीमेंट with depository for what? for dematerialization of your shares, dematerialization of shares, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फाइन, फोर्थ कंडीशन हमारी ये बोलती है कि आपको क्या करना है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को जो पार्टली पेड अप हैं उन्हें आपको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है। तो ये हम लिख देते हैं, कंपनी के अगर कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर्स हैं तो यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप उसे फुली पेड अप में कन्वर्ट करा लीजिए, ठीक है, या तो आप उसे क्या करिए? फुली पेड अप में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर आप उनको क्या करेंगे? फोरफीट कर देंगे, यानी सीज कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी कौन सी कंडीशन है? फोर्थ कंडीशन है। अच्छा, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं वापस, कौन कौन सी कंडीशंस हमने देखी? इशूअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर्स, ये 5 जने कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से डीबार्ड नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपको लिस्टिंग के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, उसकी एप्लीकेशन फाइल कर दें। तीसरा, शेयर्स डीमैट फॉर्म में इशू होंगे, तो डीमैट फॉर्म में इशू होंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है? डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट एंटर करना है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, अगर आपकी कंपनी में शेयर्स क्या हैं? पार्टली पेड अप हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स, तो उन्हें फुली पेड अप में कन्वर्ट करा लें या फिर उनका फोरफीचर हो जाएगा। फाइन, ओके। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट हो चुका है, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या बोलती है? फिफ्थ कंडीशन सेज आपको फर्म अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंस करना है, फर्म अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंस, ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्म अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंस आपको कौन से सोर्सेज के थ्रू करना है? थ्रू वेरीफाइबल मीन्स करना है, ठीक है। वेरीफाइबल मीन्स का मतलब ये है कि कोई आइडेंटिफाइबल सोर्सेज होने चाहिए। याद करो, मैंने इसमें आपको बताया था कि कितना अमाउंट होता है, एटलीस्ट कितना? 75%, 75% ऑफ
प्रोजेक्ट का कॉस्ट, राइट, माइनस जो भी आप अभी प्रपोज्ड इशू ला रहे हैं वो, ठीक है। एंड इसमें से और एक चीज़ माइनस होती है, इसमें से एक और चीज़ माइनस होती है, माइनस जो भी आपके अक्रूवल्स हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस जो भी प्रपोज्ड इशू है माइनस अक्रूवल्स। अच्छा याद करो इसके अंदर मैंने आपको क्या प्रोविजन बताया था। क्या होता है कि कंपनी सपोज करो पैसा जो है वो रेज कर रही है कोई नया प्रोजेक्ट डालने के लिए, तो नया प्रोजेक्ट जो कंपनी बना रही है उसके अंदर आप चलो कुछ पोर्शन तो पब्लिक फंडिंग से रेज कर लोगे, लेकिन अगर आपको कुछ पोर्शन लोन से भी उठाना है और सपोज करो अगर आपका लोन सैंक्शन नहीं होता है, अगर लोन सैंक्शन नहीं हुआ तो आपका वो प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, राइट। तो प्रोजेक्ट रन नहीं होगा तो अब हम क्या करें, अब इतने इन्वेस्टर से जो पैसा उठा लिया उनको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, और पर्पस भी सॉल्व नहीं हुआ फंडिंग का। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना भी आपका प्रोजेक्ट का खर्चा है उसका एक पोर्शन आपका प्रपोज्ड इशू से रेज हो रहा है उसको हटा दो, दूसरा अक्रूवल्स यानी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ पैसा लेना करना होगा वो उसमें से हटा दो। अब बचे हुए अमाउंट का 75% कम से कम पहले से लोन के फॉर्मेट में सैंक्शनड होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोविजन। ओके फाइन, क्लियर है एकदम। चलिए ये हमारी 5 कंडीशंस हो चुकी हैं। मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट कंडीशंस इसी के नीचे कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, 6th जो कंडीशन हमारे पास इसके अंदर आती है वो ये है कि आपको ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले, बिफोर फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट, ये इंश्योर करना है कि जो आपके प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग्स डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। तो प्रमोटर के शेयर्स कैसे होने चाहिए, डीमैट फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। नई सिक्योरिटीज़ तो डीमैट में ही इशू होगी, बट एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स की भी सिक्योरिटीज़ डीमैट में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, जो भी अमाउंट है अगर आपको उसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करना है, अमाउंट यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, कितना अमाउंट यूज़ कर सकते हैं हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, दैट इज़ व्हाट मैक्सिमम 25%, मैक्सिमम 25% आप यूज़ कर सकते हो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। फाइन, एक और कंडीशन, इशूअर, प्रमोटर एंड डायरेक्टर ये क्या नहीं होने चाहिए, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स नहीं होने चाहिए। मतलब ये पहले भी लोगों का पैसा खा के बैठे हैं तो अब हम इन्हें कैसे पैसा दे देंगे, है ना। तो इसीलिए ये विलफुल डिफ़ॉल्टर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने पहले कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑफर पीरियड कितने दिन का होगा। ऑफर पीरियड, आपका जो ऑफर पीरियड है वो होगा मिनिमम 3 दिन एंड मैक्सिमम दिस इज गोइंग टू बी 10 डेज, राइट। एंड एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, दैट इज व्हाट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या आप सबको इसके बारे में पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब आप जब इशू ला रहे हो तो इशू सपोज करो आप 100 करोड़ का इशू लेकर के आ रहे हो, उसमें से कम एक नंबर हमें प्रिस्क्राइब कर रखा है, उतनी एप्लीकेशंस तो पब्लिक से आनी ही आनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट 90%, मिनिमम 90% ऑफ इशू साइज, यानी कम से कम, जैसे मैंने अभी आपको बताया 100 करोड़ का इशू था तो एटलीस्ट 90 करोड़ जितनी एप्लीकेशंस पब्लिक से रेज होनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 90% पब्लिक से एप्लीकेशंस नहीं आई तो फिर ये इशू आपका फेल हो जाएगा। फाइन, अच्छा अब ये नहीं आया अगर, है ना, इफ़ नॉट रिसीव्ड, अब अगर ये रिसीव नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, पैसा रख सकते हैं क्या हम इनका, पैसा रख लेंगे अपने पास चुपचाप, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिफ़ंड करना पड़ेगा। और रिफ़ंड भी कितने दिन में आपको इसको करना है, विद इन 15 डेज। इशू क्लोज होने के विद इन 15 डेज आपको क्या करना है, इस पैसे को रिफ़ंड कर देना है अगर मिनिमम 90% अचीव नहीं होता है तो, राइट। ओके चलिए एक बार क्विकली सारी कंडीशंस रिवाइज करते हैं। मैंने इसको समराइज कर दिया है। ये हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस का चार्ट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमने देखा कि ये 5 पार्टीज दे रखी हैं हमें, ये डीबार्ड नहीं होनी चाहिए फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। ओके, दूसरा,
आपको लिस्टिंग कराने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। तीसरा, आपको अग्रीमेंट एंटर करना है विद द डिपॉजिटरी, अग्रीमेंट रिगार्डिंग व्हाट, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द शेयर्स। फोर्थ, एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स हमारे क्या होने चाहिए, इधर फुली पेड अप बन जाए या फिर वो फोरफीट कर दो, बट पार्टली पेड अप उन्हें नहीं छोड़ना है। फिफ्थ, आपको फर्म अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंस करना है, कितना, 75%, किसका, प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस प्रपोज्ड इशू माइनस अक्रूवल्स, ये फॉर्मूला हो गया। ओके। सिक्स्थ, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले मेक श्योर प्रमोटर की होल्डिंग क्या होनी चाहिए, डीमैट फॉर्मेट में होनी चाहिए। सेवेंथ, अगर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कुछ पैसा यूटिलाइज करना है तो कर सकते हो, बट मैक्सिमम 25%। 8, इशुअर, प्रमोटर, डायरेक्टर तीनों क्या नहीं होने चाहिए, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। 9th, ऑफर पीरियड कितने दिन ऑफर खुला रह सकता है आपका, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। 10th, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना अचीव करना है, 90% ऑफ द इशू साइज, अगर नहीं आया तो पैसा रिफंड, कितने दिन में, 15 दिन में। ओके, ये हमारे पास एलिजिबिलिटी कंडीशंस आ गई इशूअर कंपनी की। ठीक है, आई होप आपको ये सारी कंडीशंस एक बार रिकॉल हो गई हैं, इनको अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ, दैट इज़ व्हाट अदर कंडीशंस। मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को एक्सटेंड कर देती हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू राइट। अदर कंडीशंस अब हम देखेंगे, कुछ और भी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है। देखो, आईपीओ लाना इतना इजी काम नहीं होता है, कई अच्छी कंपनीज़ को भी अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर इतना टाइम ड्यूरेशन लग जाता है, ये सारे कंप्लायंसेस करते एंड देन फाइनली आप एलिजिबल बन जाते हो और इशू ला पाते हो। तो इतना ईजी प्रोसेस नहीं है इन्वेस्टर से इतनी लार्ज स्केल पे फंड्स रेज करना, राइट। चलिए, पहला कंडीशन अदर कंडीशंस के अंदर देखते हैं। फर्स्ट, आपको कुछ मिनिमम टैंजिबल एसेट्स मेंटेन करने हैं। क्या मेंटेन करने हैं, मिनिमम नेट टैंजिबल एसेट्स, एनटीए लिखती हूँ मैं इसको, मिनिमम नेट टैंजिबल एसेट्स। ये कितना होगा, 3 CR होगा। अच्छा, 3 CR कैसे मेंटेन करना है, पिछले 3 सालों का मेंटेन करना है। ठीक है, 3 CR इन प्रिसीडिंग ईयर्स, प्रिसीडिंग 3 ईयर्स, बट तीनों साल का टोटल 3 CR होना चाहिए या तीनों सालों में से हर एक इंडिविजुअल ईयर का 3 CR होगा, राइट। इंडिविजुअल ईयर्स का 3 साल चाहिए मुझे, मतलब 3 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, 3 करोड़ हर एक साल के अंदर, मतलब पिछले 3 सालों की अगर मैं बात करूँ तो एवरी ईयर इट शुड बी 3 CR। फाइन, ठीक है। एक और कंडीशन इसके अंदर इन्होंने डाली है कि इन 3 करोड़ में से यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मॉनेटरी एसेट्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 50% होना चाहिए। इसमें से मैक्सिमम 50% मुझे कैश में रखना है, यानी मॉनेटरी एसेट्स के फॉर्मेट में रखना है, मैक्स टू मैक्स 50%। बट अगर कभी सपोज करो ये एक्सीड कर जाए 50% को, इफ़ एक्सीड्स, फिर क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा कमिटमेंट कर लेना, यानी इतना वादा कर लेना हमसे कि आप 50% से एक्सेस में जो कैश रख रहे हो उसको क्या करोगे, बिजनेस पर्पस में यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है, खुद अपने ऊपर खर्च नहीं करना है, उसको फर्म में अपने बिजनेस में ही यूज़ करना है, प्रोजेक्ट में ही यूज़ करना है। तो इफ़ इट एक्सीड्स, फिर आपको क्या करना है, मेक कमिटमेंट, देन व्हाट, मेक कमिटमेंट टू यूज़ इट फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, फिर मेक श्योर कि आप क्या करोगे, इस पैसे को बिजनेस पर्पस में ही यूटिलाइज कर लोगे, बस इतना आसान से प्रॉमिस कर लेना। ठीक है, ये हमने देख लिया मिनिमम एनटीए हमारे पास कितना होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि हमारा मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, बट ये हमारा होता है एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, ये कितने होने चाहिए, ये 15 करोड़ होना चाहिए।
अब 15 करोड़ पिछले 3 सालों का, बट ये बोलते हैं 15 CR आप लास्ट 5 सालों में से जो मोस्ट प्रॉफिटेबल 3 इयर्स रहे हो ना, जो बेस्ट 3 इयर्स आपके रहे हो, उनका 15 करोड़ ले लेना। 15 CR ड्यूरिंग मोस्ट प्रॉफिटेबल 3 इयर्स आउट ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, पिछले 5 सालों में से जो मोस्ट प्रॉफिटेबल 3 साल हैं उनका एवरेज प्रॉफिट आपका कितना होना चाहिए? 15 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, एक और पॉइंट अब इसके अंदर आएगा, दैट इज व्हाट? नेटवर्थ। मेरी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? अच्छा, नेटवर्थ हमें चाहिए मिनिमम 1 करोड़। ये 1 करोड़ भी इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर है, इन ईच ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, ओके। एक और कंडीशन इसके अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये कंडीशन बोलती है कि अगर आपने पिछले लास्ट 1 ईयर में अपनी कंपनी का नाम चेंज किया है, तो नाम चेंज करने के बाद जो अभी आपका न्यू नेम है, उस न्यू नेम में जो बिजनेस एक्टिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है, उस बिजनेस एक्टिविटी से एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी अचीव्ड, राइट? तो इसको लिखते हैं, इफ नेम चेंज्ड इन लास्ट 1 ईयर। अगर आपने क्या किया है? नेम चेंज करा है लास्ट 1 ईयर के अंदर अंदर, ऐसी सिचुएशन में एटलीस्ट 50% रेवेन्यू, एटलीस्ट 50% रेवेन्यू फ्रॉम दैट एक्टिविटी, कम से कम 50% रेवेन्यू उस बिजनेस एक्टिविटी से आना चाहिए जो बिजनेस एक्टिविटी आपके नेम में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एटलीस्ट 50% रेवेन्यू फ्रॉम दैट एक्टिविटी दैट इज इंडिकेटेड इन न्यू, दैट इज इंडिकेटेड इन द न्यू नेम। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं अदर कंडीशंस में से 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, है ना। अब जो इसके आगे कंडीशंस हम लोग देखेंगे वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, वो एकदम इजी सी कंडीशंस हैं। तो ये 4 कंडीशंस आपको याद हो गई क्या? देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? हमें हमारे नेट टैंजिबल एसेट्स कितने चाहिए? नेट टैंजिबल एसेट्स कितने चाहिए? 3 CR। 3 CR पिछले 3 सालों में, इंडिविजुअल ईयर में हर साल 3-3 साल होना, 3-3 करोड़ होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि हमें हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कितने मेंटेन करने हैं, वो कितने रखने हैं एवरेज प्रॉफिट्स? 15 करोड़, है ना। लेकिन वो 5 सालों में से कोई भी बेस्ट 3 इयर्स का होगा। मिनिमम नेटवर्थ कितनी होगी? 1 करोड़, और अगर नेम चेंज करा है तो 50% रेवेन्यू उस एक्टिविटी से आना चाहिए। अब एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, व्हाट इफ़ द कंपनी इज़ नॉट एबल टू फुलफिल दीज 4 कंडीशंस। अगर कंपनी ये 4 कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाती है तब क्या होगा, है ना। अगर आप ये चारों कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए तो आपको एक ऑल्टरनेट मोड भी दिया हुआ है। ठीक है, इफ नॉट एबल टू कंप्लाई, अगर आप ये कंडीशंस कंप्लाई नहीं कर पाते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक ऑल्टरनेट मोड भी है। ठीक है, अब ये ऑल्टरनेट मोड क्या है? व्हाट इज़ दिस ऑल्टरनेट मोड? ये है कि आपको प्रोसेस कौन से उससे लाना है? इशू आपको लाना है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। ठीक है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से लाना है, लेकिन इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर आपको मिनिमम 75% का जो ऑफ़र है, मिनिमम 75% ऑफ नेट ऑफ़र किसको देना है? QIBs को देना है। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देना है। और अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वापस वही बात है, इशू फेल, रिफंड कर दो। ठीक है, इफ नॉट मेड देन व्हाट? रिफंड, सिंपल। फिर आपको क्या करना है? अमाउंट्स को रिफंड कर देना है। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव मोड भी है, मतलब सेबी थोड़ा सा यहाँ पे ढीला हो रहा है। ये बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, 4 कंडीशंस नहीं मीट आउट कर पाते हो, इट्स ओके, आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से इशू लाओ और 75% QIB को दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, चलिए अब कुछ और कंडीशंस आएंगी जो बहुत ही छोटी छोटी कंडीशंस हैं, उनको भी हम इसी चार्ट में कवर करते हैं। देखो,
इसके बाद जो कंडीशन है वो कंडीशन ये बोलती है कि अगर आप कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हो, अगर इशू किस चीज़ का है, अगर इशू किस चीज़ का है, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का है, CDI कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप ये इशू ला सकते हो विदाउट मेकिंग प्रायर ऑफर ऑफ इक्विटी, विदाउट मेकिंग प्रायर ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, बिना इक्विटी शेयर्स के प्रायर ऑफर के आप क्या कर सकते हो, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का इशू ला सकते हो। बट इसके अंदर सिर्फ एक ये बात है कि कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड नो डिफॉल्ट बाय कंपनी इन लास्ट, नो डिफॉल्ट बाय द कंपनी इन लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 मंथ्स में कंपनी ने किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। फिर तो ये क्या कर सकती है, ये इशू ला सकती है कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का, जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन नोट डाउन करते हैं इसमें। मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज़ हमें चाहिए, मिनिमम अलॉटीज़ कितने होंगे, 1000, कम से कम 1000 अलॉटीज़ होने चाहिए। ओके, कंपनी की कोई भी आउटस्टैंडिंग, नो आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ कंपनी की आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने कभी ईसॉप्स इशू किए थे, ऑप्शन दिया था, राइट दिया था शेयर को कन्वर्ट होने का, तो मेक श्योर वो सब कुछ इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, वो सारा आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। फाइन, ओके। एक चीज़ और, आपको मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ती है, ये पता है, मॉनिटरिंग एजेंसी होती है एक, और मॉनिटरिंग एजेंसी क्या करती है, अगर आपका इशू साइज 100 CR से ज़्यादा होता है तो आपको मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी है, मैंडेटरी है। ये क्या करेगी, ये फंड्स के यूटिलाइजेशन के ऊपर रिपोर्ट करती है, रिपोर्ट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स के यूटिलाइजेशन के ऊपर ये रिपोर्टिंग करेगी। कितने बेसिस पे, किस बेसिस पे करेगी, क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब एवरी क्वार्टर ये रिपोर्ट करती रहेगी, तब तक जब तक 95% ऑफ द फंड्स यूटिलाइज नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इनको तब तक क्या करना है, मॉनिटरिंग करते रहना है। ओके, एक लास्ट कंडीशन इसमें आती है कि आपको क्या करना है, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी है, क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, विद दिस हमारी 10 कंडीशंस जो अदर कंडीशंस के अंदर फॉल करती हैं वो कंप्लीटेड है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये आपका चार्ट बन गया है पूरा, अदर कंडीशंस का चार्ट। ठीक है, एक बार इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, और ये आप प्लीज़ नोटिंग भी इसकी लेते रहिएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेबी। चलो देखो, मिनिमम हमें क्या चाहिए, हमारे नेट टैंजिबल एसेट्स चाहिए, कितने, 3 करोड़, पिछले 3 सालों में हर साल 3 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 15 करोड़, लेकिन एवरेज है तो हम कह रहे हैं पिछले 5 सालों में से किन्हीं बेस्ट 3 ईयर्स का एवरेज निकाल लेना, जो कि क्या होना चाहिए, 15। नेटवर्थ 1 करोड़ तीनों सालों में ईच ईयर। अगर नेम चेंज हुआ है तो फिर 50% रेवेन्यू उस नेम चेंज की एक्टिविटी से आना चाहिए। अगर आप ये 4 कंडीशंस कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको इशू कौन से मोड से लेकर के आना है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और 75% किसको देना है, QIB को। नहीं कर पाए तो रिफंड, इशू फेल्ड, फाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का इशू लाते हो तो उसके अंदर ला सकते हो विदाउट गिविंग अ प्रायर ऑफर ऑफ इक्विटी। मेक श्योर आपने पिछले 6 महीने में किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम अलॉटीज़ हमें कितने चाहिए, 1000, मतलब नंबर में मैं कह रही हूँ, नंबर ऑफ अलॉटीज़ 1000 होने चाहिए। आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, मॉनिटरिंग एजेंसी को रिपोर्ट करते रहना है, और क्रेडिट रेटिंग आपको CRA से लेती रहनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब हमारी कंडीशंस हैं। ये आप चार्ट देख रहे हैं,
ये बड़ा सा और काफ़ी सुंदर सा हमारा चार्ट बन के रेडी हो गया है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी सेबी लॉज। फाइन, आगे बढ़ें और टॉपिक्स देख लें हम एक बार, चलिए ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। अगेन द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात करते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब कंपनी आईपीओ ला रही है, तो आईपीओ के अंदर क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि अलग अलग इन्वेस्टर से अलग अलग चार्ज करे? बिल्कुल कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो सिलेक्टेड लोग ही हैं जिनसे हम कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग के प्रोविजंस, ठीक है। डिफरेंशियल प्राइसिंग जिसमें 3 कैटेगरी, एक हम देखते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एक हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, और एक हम देखेंगे एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, आरआईआई को आप मैक्सिमम अगर आपको कुछ डिफरेंट प्राइस इनसे चार्ज करना ही है, डिफरेंट का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है हम इनसे डिस्काउंट पे लेंगे, है ना, सस्ते में देंगे इनको, तो आप इन्हें डिस्काउंट दे सकते हो। कितना डिस्काउंट दोगे? मैक्सिमम डिस्काउंट ये रहेगा 10%। 10% किस चीज़ का? प्राइस ऑफ नेट ऑफर, नेट ऑफर के प्राइस का 10%। और वहीं अगर एम्प्लॉय को देना है तो एम्प्लॉयज़ को आप मैक्सिमम 10% दोगे, लेकिन ये 10% किसका रहेगा? फ्लोर प्राइस का। एंड एंकर इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो इन्हें हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना है, नॉट अलाउड। ओके, बस आप इतना ये सब याद रख लो इसके अंदर, इतना मोर देन इनफ। ठीक है, आई होप ये प्रोविजंस आपको क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए लॉक इन की रिक्वायरमेंट्स हम लोग देखते हैं। देखो, प्रमोटर होल्डिंग आपको पता है कितनी मेंटेन करनी है? प्रमोटर होल्डिंग इस इशू के अंदर कितनी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए प्रमोटर्स का? 20%। 20% किसका? पोस्ट इशू कैपिटल का। पोस्ट इशू कैपिटल मीन्स जितनी आप पहले कभी अगर इशू करे हो तो वो पहले से भी तो कुछ कैपिटल होगी ना बिजनेस के अंदर, वो प्लस जो अभी आप प्रपोज्ड इशू ला रहे हो, वो दोनों मिला करके उसका 20% होना चाहिए। लॉक इन कितने टाइम तक ये रहेगा? देखिए, मैं आपको इसके अंदर लॉक इन के चार्ट बनवा देती हूँ। लॉक इन के अंदर 2 चीज़ें हैं, यानी इतने टाइम पीरियड तक आपकी ये सिक्योरिटीज़ ना बेची जाएंगी ना खरीदी जाएंगी। ओके, देखो, जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है ना, वो कितने दिन तक लॉक्ड इन रहेगा? 3 इयर्स। लेकिन ये 3 इयर्स आपको कहाँ से काउंट करने हैं? एक तो फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन, फ्रॉम डेट ऑफ commencement of from the date of commencement of production, ठीक है। या फिर एक और डेट हम इसमें ले लेते हैं, डेट ऑफ अलॉटमेंट। इन दोनों में से विचेवर इज लेटर, तो दोनों में से जो भी लेटर आए वहाँ से 3 साल तक आपकी ये सिक्योरिटीज़ क्या रहेंगी? लॉक्ड इन रहेंगी, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के एक्सेस में कुछ भी सिक्योरिटीज़ हैं तो उनका क्या लॉक इन रहेगा? इन एक्सेस ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, उसके अंदर ड्यूरेशन दे रखा है 1 ईयर। 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ये लॉक्ड इन रहेगा। फाइन, ये आपका लॉक इन के ड्यूरेशंस हो गए। अब इसके बाद आप अगर ये नोटिंग कर रहे हैं तो ये कर लीजिए। इसके बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस का। चलिए,
अब हम देखेंगे कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है, उस बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एलोकेशन इन नेट ऑफर, यानी अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को एलोकेशन ऑफ नेट ऑफर, ठीक है, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स को आपको कितना कितना मिनिमम अलॉटमेंट करना है और उनके लिए मिनिमम कितना आपको रिजर्व्ड रखना है, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हम इसके अंदर देख लेते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, है ना, मतलब दो प्रोसेस से हम इसको पढ़ेंगे। एक काम करिए, आप ये ऊपर वाली हेडिंग रहने दीजिए, हम सीधे ये वाली हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। एक तरफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस ले लेंगे और दूसरी तरफ एक और मेथड होता है जिससे हम इशू ला सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड फिक्स्ड प्राइस मेथड, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस मेथड। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट बुक बिल्डिंग प्रोसेस, देखो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है ना, हमारे पास दो रूट हैं। एक रूट हम इसमें लेते हैं जो नॉर्मल रूट है एज पर रेगुलेशन 6(1). अब ये 6(1) से नॉर्मल रूट की मैं बात कर रही हूँ, यानी ये वो चार कंडीशंस हैं। याद है कौन सी चार कंडीशंस? मिनिमम एनटीए कितना होना चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट कितना, नेटवर्थ कितना और नेम चेंज एक्टिविटी, ये उन चार कंडीशंस की बात हो रही है, वो नॉर्मल रूट होता है ना। तो इसके अंदर हमने कहा फिर से 3 कैटेगरीज बना दी हमने। क्या करा हमने? इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, और एक होते हैं QIBs, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो करते हैं। तो मुझे RII को मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट देना है? मिनिमम मुझे इन्हें 35% अलॉटमेंट देना है, मतलब इतना मैं पोर्शन रिजर्व्ड रखूँगी मेरे पूरे IPO में से। NII को मुझे देना है मिनिमम 15 और QIBs को मुझे देना है मैक्सिमम हाउ मच? 50%, ठीक है, ओके। अब इस 50% में से 5% किसके लिए रिजर्व्ड रहेगा? रिजर्व्ड फॉर म्यूचुअल फंड्स। दूसरा, अगर इन दोनों कैटेगरीज में से कहीं पे भी अगर अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन रह जाता है, अगर इसमें क्या रह गया? अनसब्सक्राइब्ड रह गया कुछ भी, तो आप उसको एलोकेट कर सकते हो अदर एप्लीकेंट्स को, एलोकेट टू अदर एप्लीकेंट्स, ठीक है, इसको अदर एप्लीकेंट्स में अलॉट कर सकते हो। दूसरे वाले की बात करते हैं, यानी कि जब मैं ये 4 कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रही थी तो मेरे पास ऑल्टरनेट मोड था जिसमें मुझे मेरे QIBs को ऑफ़र करना था, और उनको मुझे कितना ऑफ़र करना था? 75%। तो वो सेम इसके अंदर हम बना लेते हैं। ऑल्टरनेट मोड के अंदर भी वापस वही 3 चीज़ें आ जाती हैं, RII, NII एंड QIBs, राइट। RII को मुझे कितना अलॉटमेंट देना है? इनको अब देखो, उधर मैक्सिमम मिनिमम था ना, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा RII के लिए, इनको मुझे मैक्सिमम 10% देना है। वहाँ पे NII के लिए क्या था? मिनिमम था, यहाँ भी इसके लिए मैक्सिमम है, मैक्सिमम 15%। QIBs का तो 75% है ही, बट मिनिमम है, मिनिमम। अब ये सब लर्न करना पड़ेगा, है ना, ये तो आपको लर्निंग ही करनी पड़ेगी, जिसमें से आउट ऑफ विच 5% किसके लिए है? म्यूचुअल फंड्स के लिए। और इन दोनों में वापस वही सेम चीज़ आएगी कि अगर कुछ भी अनसब्सक्राइब्ड रह जाता है तो एलोकेट टू अदर्स, ठीक है, एलोकेट टू अदर्स। ये आपका एक तरफ का चार्ट बनके रेडी हो गया है। ये आप देखिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर एलोकेशन कैसे करना है, ठीक है। अब फिक्स्ड प्राइस वाले के अंदर तो कोई टेंशन नहीं है, वो एकदम इजी सी रेगुलेशन है उसकी, जो ये बोलती है कि आपको RII को कितना देना है? मिनिमम 50%। बाकी अदर कैटेगरीज के अंदर आप रिमेनिंग अलॉटमेंट कर देना, जितना भी बचे उतना, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ द ICDR रेगुलेशंस, है ना। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है और ये पूरा चार्ट आपके लिए बन के रेडी है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों की नोटिंग कर लीजिएगा। हमने पूरा हमारा सेबी जो है, ये सेबी का फर्स्ट पार्ट IPO वाली जो कंडीशंस है वो कंप्लीट कर ली है।
फाइन। क्या क्या देखा हमने आज इसके अंदर, क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने जनरल एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखी, फिर हमने अदर कंडीशंस कुछ और देखी, हाँ ना, दोनों में लगभग 8-10 पॉइंट्स हैं ही। दूसरा हमने फिर क्या देखा? डिफरेंशियल प्राइसिंग। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा इसके अंदर? आफ्टर डिफरेंशियल प्राइसिंग प्रमोटर, मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन और कितना लॉक इन पीरियड होगा, और फिर हमने ये टॉपिक देखा विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये लॉक इन हो गया, ये आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग हो चुका है, एंड दिस इज द होल एलिजिबिलिटी कंडीशंस। फाइन, ओके। अब क्या करेंगे? नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेकेंड पोर्शन, जो कि सेबी रेगुलेशंस का सेकेंड पोर्शन है, राइट? ओके, अब वो क्या है? दैट इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद द second portion. This was the first part. Second, इसके अंदर अब हम क्या देख रहे हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, ये देखेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के अंदर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इनसाइडर कौन होता है। देखो, इनसाइडर का मतलब क्या होता है? इनसाइडर का मतलब ये है कि कोई भी कनेक्टेड पर्सन, कोई भी कनेक्टेड पर्सन, और एक ऐसा इंसान जिसके पास क्या है? एक्सेस ऑफ यूपीएसआई है। ठीक है, व्हाट इज यूपीएसआई? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो कुल मिलाकर के कंपनी के अंदर कोई भी ऐसी टॉप पोजीशन पे लोग काम कर रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके पास कंपनी की बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हैं, अगर वो उनके हाथों लीक हो जाती हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि कंपनी की सिक्योरिटीज़ में प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए ऐसे लोग जो ऐसी यूपीएसआई पोजेस कर रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? इनसाइडर बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन समझेंगे कि कनेक्टेड पर्सन क्या है, फिर मैं आपको यूपीएसआई भी बताती हूँ कि ये क्या होता है। देखो, कनेक्टेड पर्सन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इंसान, है ना, कोई भी ऐसा इंसान जो कंपनी का कुछ भी इस तरीके का एक्ट हो रहा है, मतलब जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये होने के 6 मंथ्स प्रायर, क्या 6 महीने प्रायर, ये कंपनी के साथ क्या है? एसोसिएटेड है। ओके, अब एसोसिएटेड ये कैसे है ये देख लेते हैं। कई तरीके हैं भाई। एसोसिएटेड ये ऐसे था कि इसका कंपनी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है, या फिर ये क्या है? कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप में। किसके साथ? कंपनी के साथ। ओके, दूसरा, ये कैसे एसोसिएटेड है? ये ईदर कंपनी का डायरेक्टर है, एम्प्लॉई है, या फिर ऑफिसर है। ओके, एक और, ये कंपनी के साथ किसी प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप में है। प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशन में है, ठीक है, राइट। और ये जिस रिलेशन में है, मतलब ये एसोसिएटेड कैसे है कंपनी के साथ? इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में है, या फिर ये डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफिसर है, या प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में है। और इन सारे पोजीशंस की वजह से, इन सारे एसोसिएशंस की वजह से इसके पास क्या है? यूपीएसआई का एक्सेस है, इसके पास यूपीएसआई का एक्सेस है। तो ऐसी सिचुएशन में ये इंसान क्या कहलाएगा? कनेक्टेड पर्सन कहलाएगा। 6 महीने प्रायर वो कंपनी के साथ इस वे में एसोसिएटेड है, और इन कारणों की वजह से इसके पास क्या है? यूपीएसआई का एक्सेस है। तो ये कनेक्टेड है, और क्योंकि ये कनेक्टेड पर्सन है तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? इनसाइडर बन जाता है, ठीक है, फाइन। नाउ पॉइंट ये आता है कि ये यूपीएसआई क्या है? मैंने बताया अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अनपब्लिश्ड मतलब ये इंफॉर्मेशन अभी तक क्या हुआ है? मार्केट में लीक नहीं हुई है, या मार्केट में हमने प्रोवाइड नहीं करी है। ओके, तो मैं ऐसे बोलती हूँ, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल टू
पब्लिक, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, बट अगर अवेलेबल हो गई तो, बट इफ मेड अवेलेबल, अवेलेबल अगर हो गई तो, मतलब समय से पहले अगर ये पब्लिक में लीक हो गई या अवेलेबल हो गई तो नतीजा क्या होगा, हाई फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं इफ मेड अवेलेबल अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। फाइन। अच्छा, एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे कुछ तरीके के यूपीएसआईज का? कैन यू थिंक अबाउट सम एग्जाम्पल्स? क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल? कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है तो कंपनी बोर्ड मीटिंग बिठाती है, जनरल मीटिंग बिठाती है, उसके अंदर ये अनाउंस करती है, बट मान लो उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, केएमपी मैनेजमेंट में चेंज आने वाला है, ये सब यूपीएसआई की चीज़ें, और ये समय पे ही बाहर आनी चाहिए। अगर समय से पहले ये पता लग गई लोगों को तो प्राइजेस इससे अफेक्ट होने वाले हैं। और लोगों को पता कैसे लगेगी टाइम से पहले? इन इनसाइडर्स के थ्रू पता लगेगी, है ना। तो इसीलिए इनको रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेशंस बनाई गई हैं। ठीक है, अब कुछ टाइप की रिस्ट्रिक्शंस हम लोग देखते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस इन इनसाइडर्स के ऊपर इम्पोज करी गई हैं। ठीक है, चलिए दूसरा चार्ट इसका बनाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, क्या क्या तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं? फाइन। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज़, कोई भी इंसाइडर इस तरीके की यूपीएसआई को, कंपनीज के रिलेटेड यूपीएसआई को कम्युनिकेट नहीं करेगा, प्रिक्योर करने की कोशिश नहीं करेगा, किसको प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, नो इंसाइडर। नो इंसाइडर क्या नहीं करेगा? इंसाइडर कम्युनिकेट नहीं करेगा, एक्सेस अलाउ नहीं करेगा, किसी को प्रोवाइड नहीं करेगा, और ना ही ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। क्या सब चीज़ें? यूपीएसआई ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ये पहला रिस्ट्रिक्शन हो गया कि ये सब चीज़ें किसी भी इंसाइडर को नहीं करनी है। ओके, सेकंड कंडीशन, दूसरा, नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देना पड़ेगा? इंसाइडर को। किस चीज़ के बारे में? कि ये क्या करेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ये मेंटेन करके रखेगा। थर्ड, यूपीएसआई अलाउड है, कुछ केसेस हैं जहाँ पे यूपीएसआई जो है वो उसका एक्सेस देना अलाउड है ना, तो यूपीआई बीच में लिख देते हैं एक्सेस अलाउड। लेकिन ये दो सिचुएशंस में अलाउड है। एक तब जब आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर ओपन ऑफर देना है पब्लिक को, तो फिर तो आपको यूपीएसआई बतानी ही पड़ेगी। अब ये ओपन ऑफर कई चीज़ों में आता है, टेक ओवर में भी होता है, बायबैक में भी होता है, पब्लिक ऑफर भी होता है, कैन बी एनीथिंग। और दूसरा, जहाँ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लगता है कि ये क्या है, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में है, बेस्ट इंटरेस्ट में है कंपनी के, तो ऐसी दो सिचुएशन के अंदर वो क्या कर सकते हैं, इस यूपीएसआई का एक्सेस लोगों को अलाउ कर सकते हैं। बट जहाँ पर ये बता रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे ये इनको कितने दिन पहले इंटीमेट करना है? इंटीमेट 2 days प्रायर, 2 दिन पहले इन्हें इस तरीके का 2 days प्रायर टू दैट ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन के 2 दिन पहले उन्हें इंटीमेट करना है कि हम इस तरीके की यूपीएसआई है जिसको पब्लिकली अवेलेबल करवाना चाह रहे हैं, ट्रांजैक्शन के 2 दिन पहले, है ना, जब भी ये ट्रांजैक्शन होने वाली है उसके 2 दिन पहले। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, चौथा इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करा हुआ है इनके ऊपर, वो ये है कि आपको जो भी यूपीएसआई है उसको क्या करना है, एक डिजिटल डेटाबेस में मेंटेन रखना है। किस में मेंटेन रखना है? डिजिटल डेटाबेस में, और इसको आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा फॉर 8 years, कम से कम 8 साल तक इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। फिफ्थ, कोई भी इंसाइडर सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग नहीं करेगा, कंपनी की सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग नहीं करेगा, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज।
सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। 6th पॉइंट, जो भी कनेक्टेड पर्सन्स हैं, मान लो कभी इनके ऊपर केस फाइल होता है तो इनको ये साबित करना पड़ेगा कनेक्टेड पर्सन्स को कि हम यूपीएसआर पोजेस नहीं करते हैं, नॉट इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआर। वो फिर साबित करने का बर्डन किसके ऊपर है, वो इन कनेक्टेड पर्सन्स के ऊपर ही है। तो मैं इसके नीचे लिख देती हूँ बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, इन्हीं लोगों के ऊपर है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि कैसे आप सही हो और आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास 6 पॉइंट के ये बन गए रिस्ट्रिक्शंस। ओके, ये इनसाइडर ट्रेडिंग के रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, एक बार डिस्क्लोजर है, मैं उसका क्विक रिवीजन आपको वैसे ही करा देती हूँ। डिस्क्लोजर्स के अंदर क्या होता है कि कंपनी को, मतलब जो इनसाइडर्स हैं उन लोगों को ट्रेडिंग के बारे में डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। डिस्क्लोजर्स के अंदर भी 2 तरीके के डिस्क्लोजर्स हैं, एक होता है जनरल डिस्क्लोजर्स एंड एक होते हैं इनिशियल डिस्क्लोजर्स। देखो, जनरल का मतलब तो ये है कि कोई भी इनसाइडर अकेले या अपने रिलेटिव्स के साथ मिल करके अगर कंपनी की सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करता है तो उसको उस चीज़ का तब क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फाइन। इनिशियल डिस्क्लोजर का मतलब ये है जब भी कंपनी अपने मैनेजमेंट में कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है, WTD, CEO या KMP में से किसी को भी अपॉइंट करती है, तो उन लोगों को उस दिन बताना पड़ेगा कि हम कंपनी के कौन कौन से शेयर्स पहले से होल्ड करते हैं। और जब वो 20 लाख से ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शंस एंटर करेंगे तब उन्हें क्या करना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर अंदर इन सभी चीज़ों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास। अच्छा, ट्रेडेड वैल्यू मोर देन 10 लाख्स है ना, सॉरी 20 लाख्स निकल गया, वो 10 लाख्स है। 10 लाख से ज़्यादा का अगर ट्रेडिंग वैल्यू है तो फिर उसमें आपको 2 दिन के अंदर अंदर बताना है। तो ये तो हो गया कंपनी के बोर्ड के लिए, डायरेक्टर्स के लिए और इन सब के लिए कि आप एक तो जब अपॉइंट हो रहे हैं तब इनिशियल डिस्क्लोजर, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर यानी फिर कभी फ्यूचर में अगर 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू की ट्रेडिंग करी है तो आपको ये करना पड़ेगा। चलिए, अब इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगी। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। ये IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मत समझ लेना, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं इस चार्ट के अंदर कि क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करना चाहिए। देखो, CEO के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं कि CEO क्या करेंगे, एडिक्वेट एंड इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करेंगे, विच मीन्स दैट कि पहले से कंपनी के अंदर एक प्रिवेंटिव सिस्टम्स अडॉप्ट कर लो जिससे कि इस टाइप की चीज़ें आकर ही ना हो। भाई आप मॉनिटरिंग करते रहो, आप CCTV कैमराज लगा दो, सो दैट इनसाइडर ट्रेडिंग जो इनसाइडर्स हैं उनके ऊपर एक नज़र बनी रहे, है ना, कि वो उनको भी आप कंट्रोल अगर दे रखे हो तो विद सिक्योरिटी दो। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम CEOs को क्या करना है, इंश्योर करना है। दूसरा, रिव्यू बाय ऑडिट कमेटी। देखो, कंपनी के अंदर एक कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी जिसको हम बोलते हैं। ऑडिट कमेटी को क्या करना है, टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों का रिव्यू करते रहना चाहिए। एक और, इन्हें पॉलिसी फॉर इंक्वायरी भी बनानी चाहिए, पॉलिसी फॉर इंक्वायरीज। ठीक है, कि अगर कल को कंपनी में इस तरीके का कुछ भी इशू होता है तो इंक्वायरी वगैरह का मैकेनिज्म क्या रहेगा, वो इस पॉलिसी के अंदर मेंशन होना चाहिए। अच्छा, एक और हमारे पास होती है विसिल ब्लोअर पॉलिसी। विसिल ब्लोअर, आई होप आपने कंपनी लॉ के अंदर इस वर्ड का नाम मतलब इस वर्ड सुना होगा, मतलब भी जानते होंगे इसका। देखो क्या होता है, विसिल ब्लोअर का मतलब ये होता है कि कंपनी में अगर किसी भी तरीके का कुछ भी गलत हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, अगर इन चीज़ों के बारे में
किसे पता लग जाता है? एम्प्लॉई को पता लगता है, समझ रहे हो? एम्प्लॉई को या लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को पता लगता है। तो उनके अंदर एक हिचकिचाहट होती है कि हम इस चीज़ को कैसे किसी के सामने बोलें। अगर हमारे जस्ट सुपीरियर मैनेजर को ये चीज़ें पता लग गई तो हमारी तो जान खतरे में है, जान मतलब जॉब खतरे में है हमारी, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में दे हेजिटेट इन स्पीकिंग अबाउट द मैटर, टेलिंग द मैटर टू द हायर मैनेजमेंट। विसल ब्लोअर पॉलिसी मैकेनिज्म जो है ये एक ऐसा तरीका है जिससे लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंपनी के सीईओ को रिपोर्ट कर सकते हैं और उनके साथ ये सब चीज़ें डिस्क्लोज कर सकते हैं, जिसके अंदर ये डिस्कशंस वगैरह जो है कम्प्लीटली एनोनिमस रखे जाते हैं। तो दिस इज़ विसल ब्लोअर पॉलिसी, ये आप मेंटेन करें कंपनी के अंदर तो आपको लोग जो हैं वो हायर लेवल मैनेजमेंट को इस तरीके की चीज़ें बताने में, ऐसी सूचनाएं देने में कभी भी घबराएंगे नहीं। दिस इज़ विसल ब्लोअर पॉलिसी। लास्ट, जितनी भी इंटरमीडियरीज होती हैं जो उस इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रही हैं, जैसे बैंकर्स वगैरह हैं आपके, उन्हें कंपनी के साथ क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए, कोऑपरेट विद द कंपनी। कोऑपरेट इन व्हाट सेंस? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के अंदर आप क्या करो, कंपनी के साथ कोऑपरेट करो, ठीक है? तो ये आपका हो गया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, आप इनको कर लें, ये मोर देन सफिशेंट है। चलिए अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, टेक ओवर कोड। टेक ओवर कोड के अंदर सबसे पहले हमने कुछ टाइप्स ऑफ टेक ओवर्स देखे थे, उनको फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि वो किस किस टाइप के हमने इसमें टेक ओवर्स देखे थे। देखो याद करो, सबसे पहले हमने एक इसमें देखा था फ्रेंडली टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर का मतलब ये होता है कि जब एक अक्वायरर एक टारगेट कंपनी को टेक ओवर करने जाता है तो टारगेट कंपनी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो खुशी खुशी अपना टेक ओवर अलाउ करती है, राइट। दूसरा हमने इसमें एक देखा था होस्टाइल टेक ओवर, जहाँ पर टारगेट कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कंपनी किसी और के हाथों में नहीं देना चाहते हैं तो वो एक्विजिशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने देखा था हॉरिजॉन्टल टेक ओवर और एक देखा था वर्टिकल टेक ओवर। हॉरिजॉन्टल टेक ओवर के अंदर क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है बट दे बोथ बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री। वर्टिकल में क्या होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं बट ये वर्टिकल इंटीग्रेशन जैसा होता है, यानी जैसे एक कंपनी अपने सप्लायर कंपनी के साथ मर्ज हो गई, कंपनी अपने आगे सप्लाई चेन में किसी न किसी दूसरी इंटरमीडियरी के साथ मर्ज हो गई, तो ये आपका कहलाता है वर्टिकल बट द इंडस्ट्रीज आर डिफरेंट। एक और हमारे पास होता है कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर, यानी कि ये इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनीज हैं, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री की दो कंपनीज हैं, वो अगर टेक ओवर करती हैं तो उसको कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर बोलते हैं। मैं एक काम करती हूँ, ये टाइप्स के सिर्फ इसके अंदर नेम्स मेंशन कर देती हूँ, आप इसको वैसे ही इसमें देख लीजिएगा। टाइप्स अभी हमने देखा, एक तो फ्रेंडली एंड होस्टाइल, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिर एक हमने देखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, और एक हमने देखा इसमें कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक ओवर कोड के अंदर दो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। आप इस चीज़ के नोट्स ले लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही लिखने में आपको नहीं आएगा। देखो क्या है, हमारे पास दो रेगुलेशंस हैं। कोई भी अक्वायरर कंपनी है अलॉन्ग विथ पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, ये वो लोग हैं जिनके साथ मिल करके अक्वायरर क्या कर रहा है, अक्वायर करता है। तो एनी अक्वायरर जब वो क्या कर रहा है, किसी टारगेट कंपनी के शेयर्स का एक्विजिशन करता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अक्वायर्स शेयर्स, ठीक है। लेकिन वो शेयर्स ऐसे मैनर में अक्वायर कर रहा है, इन सच मैनर ही अक्वायर्स द शेयर्स, कि इसकी होल्डिंग जो है वो क्या हो जाती है, 25% या उससे ज़्यादा हो जाती है, इन सच अ मैनर कि उसका पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग becomes more than or equal to 25% of total voting rights। मतलब 25% से ज़्यादा का आपका पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग बन जाता है, आपने इस वे में टारगेट कंपनी को अक्वायर करा है। तो जैसे ही ये 25% हो गया ना, वैसे ही अब आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अक्वायरर हैज़ टू मेक ओपन ऑफर। ओपन ऑफर किसको दोगे, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ओपन ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी पहली कंडीशन है, मैं इसमें लिख देती हूँ, पहला रिक्वायरमेंट है ये, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ओपन ऑफर, कि अक्वायरर पीएसी के साथ मिल करके इस तरीके से एक्विजिशन कर रहा है कि टारगेट कंपनी के 25% या 25% से ज़्यादा शेयर्स इसके पास आ जाएंगे, तो फिर इसको ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसको ऑफर देना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। दूसरी कंडीशन सुनना बहुत ध्यान से, सेकंड कंडीशन, अब इसको बोलते हैं हम लोग क्रीपिंग एक्विजिशन। क्या बोलोगे इसको, क्रीपिंग एक्विजिशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर सपोज करो अक्वायरर पहले से क्या कर रखा है, 25% की होल्डिंग रखता है, मैं कह रही हूँ अक्वायरर ऑलरेडी होल्ड्स हाउ मच, 25%, ऑलरेडी होल्ड्स 25% ऑफ टारगेट कंपनी, बट 25% से ज़्यादा, लेकिन MPNPS से कम, बट लेस देन MPNPS। अब ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल यानी कि नॉन पब्लिक, पब्लिक के अलावा जिनके पास होल्डिंग रहने वाली है उनकी लिमिट मैक्सिमम कितनी है, तो उनकी लिमिट ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 25% है, सॉरी 75% है, 75% है, ठीक है। इसका मतलब पहले से 25 से 75 के बीच में कहीं ना कहीं आपकी होल्डिंग ऑलरेडी है, बट आपको और लालच आ रही है और आप और एक्विजिशन कर रहे हो, ठीक है। और वो जो एक्विजिशन आप धीरे धीरे करके और कर रहे हो, वो कितना कर रहे हो, 5% करके आप शेयर्स और अक्वायरर करने जा रहे हैं, ठीक है। अक्वायर्स 5% और मोर ऑफ द शेयर्स, 5% या 5% से ज़्यादा शेयर्स ही अक्वायर कर रहा है। मतलब सपोज एग्जांपल, पहले से 50% ही अक्वायरर होल्ड कर रहा था, अब वो 5% और अक्वायर करने वाला है, 5 या 5 से ज़्यादा, ना। तो ऐसी सिचुएशन में इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, टारगेट कंपनी को, टारगेट कंपनी में किसको, उनके शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये हमारी दो कंडीशंस हो गई हैं जो कहती हैं कि ओपन ऑफर आपको कब कब देना पड़ेगा। दिस इज सेकंड कंडीशन एंड दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ मैं इसी से रिलेटेड, इसको मैं साइड में कर देती हूँ, और अब आप मुझे बताएंगे कि इस केस में ऑफर देने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ। कंपनी जो है, अक्वायरर कंपनी पहले से 15% होल्ड करती थी, और वो अब जो है
5% और अक्वायर कर रही है। मुझे बताओ ओपन ऑफर देने की रिक्वायरमेंट है क्या? पहले से 15% है और अब 5% और अक्वायर कर रही है। मुझे बताओ फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी कंडीशन हिट हो रही है क्या? यहाँ पे नहीं हो रही। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 25% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ तो 15 + 5 कितना होता है? 20 होता है। 20 होता है ना, तो पहली वाली को तो क्रॉस करानी है आपने। दूसरी कंडीशन बोलती है पहले से मिनिमम 25 होना चाहिए। वो तो है ही नहीं, पहले का तो आपका 15 है यहाँ पे, है ना, पहले का 15 है। हाँ ये ठीक है, लेकिन इसको थोड़ी देखना है मुझे कि 5% और अक्वायर कर रही हूँ ना। आप समझ रहे हो, ये मैं एग्जिस्टिंग की बात कर रही हूँ और ये मैं अब बात कर रही हूँ जो आप अक्वायर करोगे। ये प्रपोज्ड एक्विजिशन की बात है। तो पहले से तो 15 है ना, तो सेकंड भी कंडीशन हिट नहीं हुई, ओपन ऑफर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा एग्जांपल सुनो, आप पहले से 25% होल्ड कर रहे हो और अब आप 6% और अक्वायर करने जा रहे हो। ओपन ऑफर देना पड़ेगा क्या? हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन मीट हो रही है मेरी, बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास पहले से 20% था और अब आप 7% और अक्वायर कर रहे हो। मुझे बताओ ओपन ऑफर देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 + 7 कितना हो जाएगा? 25। फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है, 25 + 5 अभी भी देना है क्या ओपन ऑफर? हाँ बिल्कुल देना है। सेकंड वाली कंडीशन मीट हो रही है, इसमें ऑलरेडी तो 25% है, वो क्रीपिंग एक्विजिशन में लिखा हुआ ही है। और नेक्स्ट अभी आप और कितना अक्वायर कर रहे हो? 5% या उससे ज़्यादा। बिल्कुल सही है। तो ये एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, एकदम आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कब कब ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट्स अट्रैक्ट होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो हम देखेंगे। देखो एक तो मैं आपको बीच में इसमें डिस्क्लोजर्स बता देती हूँ, वो मैं आपको एक बार ऊपर से ही बताती हूँ कि डिस्क्लोजर के प्रोविजंस क्या क्या है हमारे पास। देखो डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग एक तो इसके अंदर डिस्क्लोजर्स हमारे पास इवेंट बेस्ड होते हैं। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि जब एक अक्वायरर कंपनी कोई भी शेयर्स अक्वायर करेगी, है ना, जब एक अक्वायरर कंपनी क्या करेगी? शेयर्स अक्वायर करेगी, तो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो क्या करे? इंटीमेशन दे। किसको इंटीमेशन देगा? स्टॉक एक्सचेंज को देगा। बट ये इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट किसका नहीं है? टारगेट कंपनी का नहीं है। टारगेट कंपनी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो जब आप शेयर्स को अक्वायर कर रहे हो या शेयर्स का डिस्पोजल करते हो, आपको इंटीमेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज को। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। दूसरा कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि प्रमोटर्स जो हैं कंपनी के, उन्हें हर साल 31 मार्च के बाद विदिन 7 डेज क्या करना है? रिपोर्टिंग करना है, इंटीमेशन देना है टू द स्टॉक एक्सचेंज। किस चीज़ का इंटीमेशन? कि उन प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कितनी है। ठीक है, उनकी होल्डिंग्स कितनी है वो बताना पड़ेगा आपको। ये किसके अंदर फॉल करता है? कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स में फॉल करता है। अच्छा, वेयर एज अगर मैं बात करूं नॉन प्रमोटर की, तो नॉन प्रमोटर का अगर 25% से ज़्यादा है तो भी उसको एवरी ईयर बताना पड़ेगा, वही विदिन 7 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक तीसरा टाइप का डिस्क्लोजर हमारे पास और आता है विच इज़ व्हाट एनकम्ब्रेंस से रिलेटेड है, कि अगर आपने कभी भी शेयर्स जो आपने टारगेट कंपनी के अक्वायर करे हैं, उन्हें आप क्या कर रहे हो? एनकम्ब्रेंस, यानी कि उन्हें आपने गिरवी रखा है, प्लेज करा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको विदिन 7 डेज क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमारे क्या हैं? डिस्क्लोजर्स है। एकदम इजी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप चेक कर लें। मैं आपको अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ओपन ऑफर का प्रोसेस लिखवा रही हूँ।
प्लीज़ इसको आप क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये प्रोसेस हम लोग लिखते हैं। ओपन ऑफर का प्रोसेस। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, आपको पब्लिक अनाउंसमेंट्स देनी पड़ती है, क्योंकि आपने वो दो कंडीशंस हिट कर ली हैं, तो अब आपको क्या देना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट। तो यहाँ मैं ये बना रही हूँ, दिस इज़ योर डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। इस डेट के विद इन 5 डेज, इस डेट के विद इन 5 डेज आपको क्या करना है, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना है। किसको देना है, सेबी को, ठीक है। सेबी के साथ साथ और किसको दोगे, टारगेट कंपनी को दोगे। टारगेट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज देना, और साथ में इसको स्टॉक एक्सचेंज को और दिया जाएगा। ये देने के बाद पर्पस क्या है, इनको नोटिस देने का कि ये हमें क्या करेंगे, सजेशंस वगैरह भेजेंगे। तो विद इन 15 डेज इनसे हमें क्या मिलेगा, कमेंट्स रिसीव होंगे, रिसीट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम सेबी, ठीक है। ओके, ये कमेंट्स आ जाने के बाद मेक श्योर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज आप क्या करो, लेटर ऑफ ऑफर। पहले ड्राफ्ट लेटर ही दिया था ना, अब की बार हम लेटर दे रहे हैं, तो लेटर ऑफ ऑफर इशू करेंगे टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है। एंड यहाँ से ही कमेंट्स आने से ही, मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ, यहाँ से ही मेक श्योर विद इन 12 डेज आपका टेंडरिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये आपका एक तरीके से ऑफर पीरियड है, टेंडरिंग पीरियड स्टार्ट्स, ठीक है। ये टेंडरिंग पीरियड अब आपका स्टार्ट हो गया। नाउ ये टेंडरिंग पीरियड चलेगा कितने दिन, कितने दिन चलेगा ये टेंडरिंग पीरियड, 10 दिन तक, ठीक है। 10 डेज तक ये होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टेंडरिंग पीरियड एंड्स। तो ड्यूरेशन समझ जाना, टेंडरिंग पीरियड का 10 दिन है। टेंडरिंग पीरियड को भी एंड होने के बाद 10 डेज के अंदर अंदर मेक श्योर कि आप क्या करो, कंसिडरेशन का पेमेंट कर दो, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। बस ये हमारा यहाँ पे ओपन ऑफर प्रोसेस खत्म हुआ। देखो आपने क्या करा है, टारगेट कंपनी के शेयर्स को अक्वायर करा है, तो उस कंपनी के शेयर्स अक्वायर करे हैं, तो उसके बदले उनके शेयर होल्डर्स को क्या करोगे, पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे ना उनको, तो उसी पेमेंट की बात हो रही है। और यहाँ आकर के आपका ओपन ऑफर प्रोसेस खत्म होता है। अगर नोटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है वो ये आता है कि क्या एक कंपनी ऑफ़र को विड्रॉ कर सकती है क्या। एक बार अगर आपने ओपन ऑफ़र जारी कर दिया तो फिर क्या आप उसका विड्रॉवल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 4 कंडीशंस हमारे पास है। अगर हमें कुछ अप्रूवल लेने थे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से और वो अप्रूवल उन अथॉरिटी से नहीं मिले, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा, अगर अप्रूवल नहीं मिला तो आप ऑफ़र
विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उस ऑफर को विड्रॉ कर लेंगे। अगर एक्वायरर कंपनी में एक्वायरर की ही डेथ हो जाती है, ऑफर विड्रॉ हो सकता है। कुछ कंडीशंस थी जो उस अग्रीमेंट में लिखी हुई थी जो फुलफिल करनी थी आपको, वो फुलफिल नहीं हुई तो भी ऑफर आपका क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। एंड लास्ट, कुछ और सेबी ने कंडीशंस आपके ऊपर इम्पोज करी हैं जो आप मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप क्या कर सकते हो, ऑफर विड्रॉ कर सकते हो। बट रिमेंबर, जब भी आपको ऑफर विड्रॉ करना है 2 दिन, मतलब ये सारी इवेंट्स होने के विद इन 2 डेज आपको क्या करना है, इंटीमेशन देना है। किसको देना है, स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी, ठीक है। ये आपका हो गया ऑफर विड्रॉवल का कंडीशंस, फाइन। अब अकॉर्डिंग टू मी इसके अंदर अब हम लोग जो ऑब्लिगेशंस वाला टॉपिक है, टारगेट कंपनी की ऑब्लिगेशन और एक्वायरर कंपनी की ऑब्लिगेशंस, है ना, वो एकदम जनरल है मेरे हिसाब से कि भाई जैसे ये था कि आपको अपना जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में बिजनेस करते हो बस वही करते रहना है, असेट्स नहीं बेचने हैं, शेयर्स नहीं एक्वायर करने, एकदम जनरल ऑब्लिगेशंस, उसको सिर्फ एक बार रीड दे दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, आपको एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्पशंस का चार्ट बना देती हूँ। ये भी तो पता हो कि SAST रेगुलेशंस किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, तो वो आप ले लीजिए। एग्जेम्पशंस नॉट, एग्जेम्पशंस का मतलब ये है कि SAST नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ऐसे करके लिख दो, SAST नॉट एप्लीकेबल। पहला, अगर कोई भी इंसान एक्विजिशन कर रहा है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कौन लोग, एक तो मैं कहती हूँ अंडरराइटर, दूसरा स्टॉक ब्रोकर, तीसरा मर्चेंट बैंकर, ठीक है। दूसरा, अगर किसी पर्सन ने सेफ्टी नेट स्कीम के तहत, ये अब सेबी की स्कीम्स होती हैं अलग अलग एक्विजिशन की, सेफ्टी नेट स्कीम के तहत अगर किसी भी पर्सन ने एक्विजिशन करा है तो उसके ऊपर SAST रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, जो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, प्राइस के ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो इसके लिए शेयर्स को अक्वायर करते हैं। तो अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट ने कोई भी एक्विजिशन करा है तो वो उसके ऊपर भी ये SAST रेगुलेशंस अप्लाई नहीं करेंगी। एंड किसी भी पर्सन ने अगर कोई भी शेयर्स एक्वायर करे हैं, एक्विजिशन परसुएंट टू डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, मर्जर, अमालगमेशन, सारफेजी एक्ट के अंदर अगर कोई भी एक्विजिशन करा है, ठीक है, डी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में कुछ भी करा है आपने, डी लिस्टिंग के लिए किया है, या फिर अपॉन फोरफीचर करा है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये SAST रेगुलेशंस जो है ये एप्लीकेबल नहीं होती हैं। दीज आर द एग्जेम्पशंस। सो विद दिस हमने हमारा सेबी लॉज वाला जो चैप्टर है उसके तीनों पोर्शंस कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, बिकॉज इसमें हमने एकदम फास्ट ट्रैक वे में लिया है। मैंने आपको चार्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है एज मैनी एज पॉसिबल, एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर किए हैं। अब एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू अर्लियर कि मैं क्या करूँगी, आपको एक माइंड मैप प्रिपेयर करवाऊँगी पूरे सेबी लॉज का, ठीक है। तो अब क्योंकि वीडियो एंड ही कर रहे हैं तो मैं एक बार आपको माइंड मैप और प्रिपेयर करवा देती हूँ इसके लिए।
बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये माइंड मैप आपके लिए लास्ट मिनट रिविजन्स में ही हेल्पफुल रहेगा, सो दैट आपके दिमाग से कोई भी टॉपिक स्किप ना हो जाए, ये इसीलिए है, ठीक है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एकदम से आपको अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और अभी आपको हेल्प करेगा, तो नो, इट इज़ ऑफ नो यूज़ देन, है ना। तो मेक श्योर कि आप इसको रिविजन के टाइम पे रेफर करें, पहले सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ लें। तो सेबी के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमने पास आईपीओ वाला सेगमेंट था, ठीक है, जिसमें हमने सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस देखी हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, प्लस इसमें हमने अदर कंडीशंस और देख ली। ये पूरा मेरा एक ही चार्ट के अंदर मैंने कवर करा दिया था। उसके बाद प्राइसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी बुक में दे रखी हैं, प्राइसिंग है, साथ में इसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग भी है। तो वो डिस्काउंट वाला चार्ट जो मैंने आपको बताया था वो है ये। उसके बाद हमने इसमें देखा है प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन प्लस लॉक इन, एंड एक लास्ट allocation in net offer to public। तीसरा, अब सेबी के लॉज के अंदर जो थर्ड पोर्शन हमारे पास आता है, दिस वाज द फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन जो हमारे पास आता है वो इनसाइडर ट्रेडिंग का है। इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट। इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं हमारे पास, काम करते हैं, इस चार्ट को थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करते हैं। डेफिनेशंस कवर हैं इसमें। डेफिनेशंस आपको किस किस की करनी है वो मैं बता देती हूँ। सिर्फ कनेक्टेड पर्सन्स की डेफिनेशन करनी है, सेकंड टॉपिक है रिस्ट्रिक्शंस वाला, राइट। थर्ड टॉपिक इसके अंदर है डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स कौन से थे इसमें, एक तो जनरल डिस्क्लोजर्स थे और एक बाय सर्टेन पर्सन्स हैं। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर वो मैंने इस क्लास में कवर नहीं किया है, आप इसको सिर्फ एक रीड देंगे, दैट्स इट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट, बट कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है हमें। एंड एक लास्ट आता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। थर्ड इसके अंदर टेक ओवर कोड। इसमें हमने एक टाइप्स ऑफ टेक ओवर्स देखे थे,
फिर हमारे पास इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अदर देन दिस विड्रॉवल की कंडीशंस, ओपन ऑफर का प्रोसेस जो अभी मैंने आपको चार्ट में बनवाया, ऑब्लिगेशंस ऑफ टारगेट कंपनी प्लस एक्वायरर, एंड लास्ट टॉपिक एग्जामिशंस। तो ये हमारा पूरा सेबी का चार्ट बन गया है, माइंड मैप है ये आपके लिए, ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम हेल्पफुल रहेगा। सो दैट आप क्या करें, इसके अंदर टॉपिक्स देखोगे, टॉपिक्स के अंदर रिकॉल करने की कोशिश करना कि कौन कौन से पॉइंटर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन पहले आपको पूरा रिवीजन लेक्चर देखना पड़ेगा और अपने डिटेल में नोट्स एक बार रेफ़र करें, उसके बाद आप ये चार्ट रेफ़र करेंगे, ये आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले हेल्प करेगा। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ द सेबी लॉज। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे आपके लिए और भी रिविजन लेक्चर्स दे करके आएँ। होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।